नमस्कार दोस्तों, आज हो गया है 7 अगस्त। जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, एलआईसी स्टैंड अप, इंडिया के चक्रव्यूह में फंस गया ड्रैगन, गोगरा हाइट्स से वापस लौटने को मजबूर हुई चीनी फौजें। दूसरी अपडेट में आपको बताएंगे पाकिस्तान और तालिबान की आई सामत, यूएन में चर्चा के बाद अफगानिस्तान में होगा बड़ा एक्शन। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तालिबानी और खालिस्तान समर्थक गुरमीत पंत सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को दी है धमकी, 15 अगस्त को नहीं फहराने देंगे तिरंगा। जी हाँ, योगी का भी आ गया है जवाब, आ जाओ यूपी। इस बीच अगली अपडेट में बताएंगे इस बड़ी खबर निकल के आ रही, पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों और वाल्मीकि समुदाय ने आर्टिकल 370-35A के निरस्त किए जाने का मनाया जश्न। जी हाँ, पाकिस्तान में मच रहा है जश्न, इमरान खान की सत्ता की शक्ति नजर आ रही है। और इस बीच चौंकाने वाला खुलासा, दिल्ली में 100 से अधिक नाइजीरियाई अवैध तरीके से डाले हुए हैं डेरा, धार्मिक स्थलों में करते हैं मीटिंग, धर्मांतरण करा रहे हैं ये नाइजीरियाई। जी हाँ, इन पर भी शिकंजा कसा है। और इस बीच सीएम योगी ने करारा जवाब दिया है उन लोगों को, कहा मैं कर्मयोगी हूँ, हर दिन परीक्षा से गुजरता हूँ। और इसके साथ ही और सब कुछ खबरें आपको विस्तार से वैक्सीनेशन को लेकर भी बड़ी खबर आई है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंह तोड़ और करारा जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, इंडिया के चक्रव्यूह में फंस गया ड्रैगन, गोगरा हाइट्स से वापस लौटी चीनी फौजें। जी हाँ, दरअसल भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से चल रहा सीमा गतिरोध अब समाप्त होता दिख रहा है। दोनों देशों ने सेनाओं को वापस बुला लिया है। इसके साथ ही भारत और चीन की सेना के द्वारा बनाए गए सभी अस्थायी और उससे संबंधित अन्य ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया है और उसे पारस्परिक रूप से एक तरीके से स्थापित भी कर दिया गया है। भारतीय सेना की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि समझौते के तहत एलएसी के इस इलाके की सख्ती से निगरानी की जाएगी और दोनों पक्ष इसका सम्मान करेंगे। यथास्थिति को एक तरफा नहीं बदला जाएगा। और उसके आगे की सेना ने कहा है कि इसके साथ ही एक और संवेदनशील इलाके में टकराव खत्म कर दिया गया है। दोनों पक्षों ने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए और वेस्टर्न सेक्टर में एलएसी के बाकी मुद्दों को सुलझाने की प्रतिबद्धता जताई है। बयान में कहा गया है कि भारतीय सेना और आईटीबीपी देश की संप्रभुता और एलएसी पर शांति वालों के लिए एक प्रतिबद्ध है। हाल ही में भारत और चीन के बीच मोल्डो में हुई 12वें दौर की बातचीत में दोनों देश पेट्रोल पॉइंट 17A से सैनिकों को हटाने में सहमत हुए। तो दोस्तों, भारत की एक बड़ी जीत। इस बीच अगली अपडेट लेते हैं, पाकिस्तान और तालिबान की आई है सामत। यूएन में चर्चा के बाद अफगानिस्तान पे बड़े एक्शन की तैयारी में है भारतीय सेनाएं। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के अत्याचार और उसको पाकिस्तान की मदद के बावजूद आंखें बंद करके बैठे विश्व समुदाय को जगाने के लिए भारत ने बड़ा कदम उठा दिया है। भारत ने अफगानिस्तान की दयनीय दशा पर चर्चा और कई ठोस कदम भी उठाए हैं। उसको निकालने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई है। इससे पहले अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अख्तर ने भारत से इसी चर्चा के लिए आग्रह किया था। आपको बता दें कि बैठक में कुछ खास होने की आशा थी और वो हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आने वाले समय में इसकी बैठक भी बुलाई जाने वाली है। यूएन में भारत के प्रतिनिधि और अगस्त माह के सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने किया है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता शुक्रवार को ही है, जिसमें एक निष्कर्ष लिखा है कि अफगानिस्तान में तालिबान ही नहीं, पूरी दुनिया भर में आतंकवाद मचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। न केवल एक्शन होगा बल्कि दुनिया भर की तमाम जो सक्षम कंट्रीज हैं वो आतंकवाद को निपटारे के लिए एक तरीके से उन पर प्रहार करेंगी, चाहे फिर वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, भारत हो, फ्रांस हो या फिर जापान समेत तमाम जो खास करके सैन्य रूप से मजबूत देश हैं, वो उन आतंकवादियों को उनकी कमर तोड़ने के लिए आगे आएंगे। और भारत ने भी तमाम देशों से अनुरोध किया है कि इस तरीके के तालिबानियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अफगानिस्तान में स्थिति पर और युद्धग्रस्त क्षेत्र में तनाव बढ़ने से रोकने के लिए सुरक्षा परिषद ने कहा है कि हम कई कड़े कदम उठाने वाले हैं। आने वाले समय में इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 तारीख को दे सकते हैं, जब यूएन का संबोधन करेंगे। अगली अपडेट, खालिस्तान समर्थक गुरमीत पंत सिंह की सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी, 15 को नहीं फहराने देंगे तिरंगा। जी हाँ, दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खालिस्तान समर्थक ने बड़ी धमकी दी है। खालिस्तान समर्थक गुरमीत सिंह पन्नू ने धमकी दी है, 15 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ को हम लखनऊ के विधान भवन पर झंडा नहीं फहराने देंगे। मीडिया कर्मियों को सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए धमकी का ऑडियो भेजा गया है। भारत और प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरमीत पंत सिंह पन्नू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए धमकी वाला ऑडियो मीडिया कर्मियों के फोन में डाल दिया और इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 15 अगस्त को लखनऊ विधान भवन पर
झंडा नहीं फहराने दिया जाएगा। खालिस्तान समर्थकों और सिख फॉर जस्टिस संगठन के नेता गुरवंत सिंह पन्नू ने यह धमकी गुरुवार को लखनऊ के पत्रकारों पर दी है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भी खालिस्तान के समर्थक ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी धमकी दी थी और उन्हें 15 अगस्त को लेकर तिरंगा नहीं फहराए जाने की धमकी दी थी। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों और वाल्मीकि समुदाय ने आर्टिकल 370 3500 को निरस्त किए जाने के 2 साल बाद मनाया जश्न। पाकिस्तान में जश्न मन रहा है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर पाकिस्तानी शरणार्थियों ने आर्टिकल 370 के ज़्यादातर प्रावधानों और आर्टिकल 35 के निरस्त किए जाने के दूसरी वर्षगांठ पर बृहस्पतिवार को ढोलक बजाकर जश्न मनाया है। केंद्र सरकार द्वारा 2 साल पहले किए गए इस फैसले के कारण पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों को जम्मू कश्मीर में नागरिकता के आधार अधिकार प्राप्त हुए थे और पाकिस्तान रिफ्यूजी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष लावा राम गांधी ने नेतृत्व में समुदाय की महिलाओं, बच्चों समेत अन्य लोगों ने सीमा क्षेत्र में एकत्र होकर भारत माता की जय जय के नारे लगाए हैं। और आपको बता दें कि राम गांधी आर्टिकल 370 के प्रावधानों और अनुच्छेद 35 को निरस्त करने तथा जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभाजित करने का निर्णय का हवाला देते हुए यहाँ संवाददाताओं से कहा है कि हम तिरंगा फहराकर इसे अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमें वास्तविक स्वतंत्रता 5 अगस्त 2019 को मिली थी। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, चौंकाने वाला खुलासा, दिल्ली में 100 से अधिक नाइजीरियाई अवैध तरीके से डाले हैं डेरा, धार्मिक स्थलों में करते हैं मीटिंग, धर्मांतरण का एक और गैंग का खुलासा। दिल्ली में 100 से अधिक नाइजीरियाई अवैध तरीके से रह रहे हैं। कई मेडिकल वीज़ा तो कई टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आए हुए हैं और यहाँ पे वीज़ा का समय खत्म होने के बाद भी डेरा डाले हुए हैं। बाकायदा एक सोसाइटी बनाई गई है, इनमें छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जो दिल्ली में बैठकर देश भर में साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। ये खुलासा तब हुआ जब क्राइम ब्रांच की टीम ने नाइजीरियाई साइबर ठग ओक्रुआम मोसिल का इतिहास खंगाला। कई दिनों तक दिल्ली में रहकर अफसरों ने जमकर जानकारी भी जुटाई थी। क्राइम ब्रांच ने सोशल साइट्स पर युवतियों से दोस्ती कर ठगी करने वाले नाइजीरियाई मोसिम की गिरफ्तारी की थी और उनके मोबाइल्स की जांच के लिए कब्जे में लिया गया था, जिनमें तमाम राज का पर्दाफाश हुआ था। क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली जाकर इन तथ्यों का सत्यापन भी कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक मोसिस के मोबाइल पर आजा मैन नाम के व्हाट्सएप ग्रुप मिला है और इसी को देखते हुए सरकार पुलिस प्रशासन एक्शन में आई थी। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। मोल्डो वार्ता से निकली सुलह की रात घोघरा हाइट से पीछे हटी चीन की सेनाएं। हमने आपको बताया भारत और चीन दोनों की सेनाएं उन विवादित क्षेत्र से वापस हटने शुरू हो चुकी हैं। तो ये भारत की एक तरीके से जीत और खास करके चाइना को भी करारा झटका है और भारत सेनाएं जो कहा था वो करके दिखाया है। ये बात भी कहीं न कहीं तरीके से बनती नज़र आ रही है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी यूपी के तमाम जिहादियों को चेतावनी। एक बार फिर से कहा 22 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। मैं एक योगी हूँ और कर्मयोगी भी, हर दिन एक परीक्षा से गुजरता हूँ। नहीं सहेंगे किसी भी तरीके के अन्याय अपराधियों का सीधा एनकाउंटर। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा समेत सभी दल तैयारियों में जुटे। इस बीच प्रमुख दलों ने एक दूसरे पर तीखे वार करने शुरू कर दी। ऐसे में आगामी चुनाव से पहले शुक्रवार को लखनऊ में पंचायत आज तक का आयोजन भी हुआ। इस कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे। कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी या राजयोगी के सवाल पर कहा है कि मैं एक योगी हूँ और कर्मयोगी भी हूँ। और कर्मयोगी की परीक्षा के सवाल पर उन्होंने कहा कि हर दिन परीक्षा से गुजरता हूँ और यूपी में अगली बार भी भाजपा की सरकार बनाएंगे। किसी भी कीमत पे कोई रोक नहीं सकता है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हम चलते हैं अगले अपडेट। पीएम मोदी ने बताया एक्सपोर्ट बढ़ाने के 4 उपाय, किया लोकल टू ग्लोबल का आह्वान। दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने लोकल ग्लोबल मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के व्यापार और वाणिज्यिक क्षेत्र के स्टेक होल्डर्स और विदेशों में भारतीय मिशनों के प्रमुख को संबोधित किया है और उन्होंने कहा है कि आज फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल कनेक्टिविटी की वजह से दुनिया हर रोज छोटी होती जा रही है। ऐसे में हमारे एक्सपोर्ट के एक्सपेंशन के लिए दुनिया भर में नई संभावनाएं
बनाई जा रही हैं। दरअसल पीएम मोदी ने कहा है कि इस वक्त हमारा एक्सपोर्ट जीडीपी का लगभग 20% है। हमारी अर्थव्यवस्था के साइज, हमारे पोटेंशियल, हमारी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज़ के बेस को देखते हुए इससे बहुत अधिक वृद्धि की संभावना है। इस दौरान पीएम मोदी ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 4 फैक्टर्स को गिनाए हैं। मोदी ने कहा है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 4 फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, देश में मैन्युफैक्चरिंग कई गुना बढ़े। दूसरा, ट्रांसपोर्ट की, लॉजिस्टिक की दिक्कतें दूर हों। इस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। अगली अपडेट, अफगानिस्तान तालिबान ने सरकारी मीडिया विभाग के प्रमुख की नमाज पढ़ते वक्त की हत्या, मचा बवाल। जी हाँ, अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तालिबान आम लोगों के साथ साथ लगातार प्रशासन के बड़े अधिकारियों और नेताओं को निशाना बना रहा है। तालिबान ने राजधानी काबुल में एक मस्जिद में शुक्रवार को अफगान सरकार के मीडिया सूचना केंद्र के प्रमुख की गोली मारकर हत्या कर दी है। हाल ही के महीनों में पत्रकारों और अधिकारी कार्यकर्ताओं पर किए गए श्रृंखलाबद्ध हमलों में हत्या की ये वारदात नवीनतम है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन ने बताया है समूहों के लड़ाकों ने दावा कि खान मैनपाल को मार डाला है, जो स्थानीय और विदेशी मीडिया के लिए सरकार का प्रेस अभियान संचालित करते थे। दोस्तों, मीडिया के लोगों को भी तालिबानियों ने चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया है। तो एक तरीके से अब आतंक की तरफ देश पूरी तरह बढ़ चुका है। अफगानिस्तान में अगली अपडेट, दुनिया में सबसे तेज़ी से गर्म हो रहा है चीनी ड्रैगन। जी हाँ, ड्रैगन ने भी माना भयानक ढंग से पिघल रहे हैं ग्लेशियर। दुनिया भर में मच सकती है तबाही। दरअसल चाइना पिछले कुछ दशकों से लगातार 0.26 डिग्री की रफ्तार से गर्म हो रहा है। दुनिया में ऐसी स्थिति कभी भी नहीं आई। सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट्स खुद चीन की सरकारी एजेंसी ने तैयार की है। इस भयानक रफ्तार से ग्लेशियर के पिघलने, समुद्र की सतह ऊपर उठने और एक्सट्रीम वेदर कंडीशनों को लेकर कई चेतावनी भी जारी कर दी है। गौरतलब है कि चीन के कुछ इलाकों ने इस साल 1000 साल में सबसे ज़्यादा भयानक बाढ़ और बारिश की त्रासदी झेली है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये सब पर्यावरण परिवर्तन की वजह से हो रहा है। हालांकि ये विषय तो वैश्विक चिंता का मुद्दा है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सरकारी एजेंसी ने ये रिपोर्ट बनाई है, इसलिए ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, क्या इजराइल पर हमला कर लेबनान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? हिजबुल्लाह को भारी नुकसान की खबर। जी हाँ, लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह ने दूसरे दिन भी इजराइल पर रॉकेट दागे हैं, लेकिन जवाब में इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया है। इजराइल को पीछे ढकेलने के लिए अब लेबनान के इस संगठन ने इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद पूरे इजराइल में अलार्म बजने लगे हैं। साथ ही आयरन डोम भी एक्टिव हो गए हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से लेबनान की तरफ से जितने भी रॉकेट दागे गए हैं, इसमें इजराइल के कितना नुकसान हुआ है इसका कोई पता नहीं चल सका है, लेकिन रिपोर्ट से कि इजराइल की जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, एक बार फिर से इजराइल और लेबनान में टकराहट बढ़ती दिख रही है। अगली अपडेट, 10 हफ्तों में कामयाब हो जाएगा ईरान का परमाणु कार्यक्रम, बुरी तरीके से डरे इजराइल ने फौरन मांगी मदद। जी हाँ, इजराइल ने चेतावनी जारी करते हुए दावा किया है कि अगले 10 हफ्तों में ईरान परमाणु हथियार बनाने में कामयाबी हासिल कर लेगा और उसके लिए जो बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इजराइल ने कहा है कि ईरान केवल 10 सप्ताह के भीतर बम बनाने के लिए पर्याप्त परमाणु सामग्री हासिल कर सकता है। माना जा रहा है कि इस जानकारी ने इजराइल को काफ़ी डरा दिया है, लिहाजा इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को चेतावनी जारी करते हुए मदद की अपील भी कर डाली है। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स ने इस हफ्ते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के परमाणु भंडार पर अलार्म बजाते हुए विश्व नेताओं से कार्रवाई करने का आग्रह किया है। इजरायली रक्षा मंत्री गेंट्स ने कहा है कि ईरान परमाणु हथियार के लिए आवश्यक हथियार ग्रेड सामग्री हासिल करने के केवल 10 सप्ताह दूर हैं और उन्होंने कहा है कि ईरान पर सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत भी है।
अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली दंगे में हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन को भी जमानत याचिकाओं पर पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। जी हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों में आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की सभी जमानत याचिकाओं को दिल्ली पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों से जुड़े कई मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी बना रखा है। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने कहा है कि वो सभी जमानत याचिकाओं पर स्टेटस रिपोर्ट मिलने के बाद सुनवाई करेंगे। न्यायमूर्ति खन्ना ताहिर हुसैन के खिलाफ दयालपुर थाने में दर्ज 4 FIR से जुड़ी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं। ताहिर हुसैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर और अभियोजन के वकील DK भाटिया ने कोर्ट को बताया है कि पुलिस 2 मामलों में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। तो दोस्तों, फिलहाल हम चलते हैं अपडेट। यूपी चुनाव 2022 में अवध से ब्रज तक चुनावी मंथन कर रहे हैं नड्डा। 7 और 8 अगस्त को यूपी के दौरे पर भी हैं। दरअसल बीजेपी यूपी चुनाव में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 7 और 8 अगस्त को यूपी प्रवास के दौरान अवध से ब्रज तक चुनावी मंथन करेंगे। 7 अगस्त को लखनऊ में सरकार व संगठन को चुनावी एजेंडा सौंपने के बाद 8 अगस्त को आगरा में चुनावी बिगुल बजाएंगे। नड्डा शनिवार को लखनऊ पहुंचेंगे और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुबह 11 बजे नवनिर्वाचित जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों के सम्मेलन में उन्हें चुनाव में बूथ प्रबंधन से लेकर प्रचार प्रबंधन तक के गुण सिखाएंगे। दोपहर 3 बजे से प्रदेश भाजपा मुख्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में कोर कमेटी की बैठक हुई। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से। अब